हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस सी श्रीवास्तव आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है। और ये इम्पॉर्टेंट लेसन अक्सर मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत कम समझ में आता है। तो आज मैं आपको उस लेवल से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको पूरी गॉस थ्योरम अच्छी तरह से समझ में आ जाए। गॉस की थ्योरम को समझने के लिए आपको 3 पॉइंट्स या यूँ कह लीजिए 3 फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो बहुत अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। और अगर वो आप समझ गए तो फिर पूरी गॉस थ्योरम बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो वो 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं उनको आज मैं अपने इस वीडियो लेक्चर में हाईलाइट करने की कोशिश करूँगा। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं सबसे पहला पॉइंट लूँगा और वो पहला पॉइंट है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है? इसको क्षेत्रफल सदिश भी कहते हैं, हिंदी में क्षेत्रफल सदिश। देखिए, आप सभी लोगों ने ये पढ़ा है कि एरिया जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। सिंपल ढंग से अगर कोई रेक्टेंगल ले लिया जाए तो उसका एरिया निकालेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई इंटू चौड़ाई कर देंगे तो आपको सीधे सीधे मिल जाएगा एरिया। ये एरिया स्केलर होता है, ये आप पहले से ही जानते हैं। लेकिन इसके साथ में मैंने एक शब्द और जोड़ दिया, वेक्टर, एरिया वेक्टर। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इसका मतलब बहुत सिंपल है कि जैसे सपोज करिए कि मैंने कोई एक छोटा सा सरफेस ले लिया, ये क्लोज सरफेस है। इस छोटे से सरफेस का एरिया सपोज कर लीजिए छोटा सा ही होगा और वो डीए है, ठीक है। अब जरा देखिए, इस सरफेस पे एक मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। इस परपेंडिकुलर लाइन को जो कि इस सरफेस के ऊपर है एन कैप से रिप्रेजेंट करूँगा। एन कैप का मतलब क्या है कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, वेयर n unit vector perpendicular to surface। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जितनी भी लेंथ होगी वो लेंथ इस सरफेस के अकॉर्डिंग होगा और उसको हम लोग एरिया वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सपोज करिए कि डी ए ये एरिया वेक्टर है और इसको एन कैप से एरिया को मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड जो आपका है वो डीए है, यानी कि जितना सरफेस दिया है, और एन कैप डायरेक्शन बताता है कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब जरा इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ। सपोज दैट अब की बार जो मैंने एरिया लिया है या सरफेस लिया है उसका एरिया इससे काफ़ी बड़ा है और इस पर भी कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस तरह से ड्रॉ करते हैं, यानी एन कैप ले लेंगे।
आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ जो लेंथ ली है वो बहुत छोटी है, और ये लेंथ इसके कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा लिया है मैंने। ये बड़ा मैंने इसलिए लिया है कि अब एरिया वेक्टर जब आप फाइंड करेंगे तो यहाँ पर n कैप, ये तो यूनिट वेक्टर हो गया, मल्टीप्लाइड बाई एरिया ए। इट मीन्स इसका और इसका अगर आप दोनों सरफेसेस देखिए तो ये सरफेस काफ़ी बड़ा है, तो इसका मतलब हुआ कि ये लेंथ जो होगी वो इस लेंथ से बड़ी होगी। तो सरफेस एरिया इसका बड़ा होने की वजह से मैंने इसकी लेंथ बड़ी ले ली है। तो यहाँ पर मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, और साथ में उस लाइन की जो लेंथ होगी वो उसके सरफेस के अकॉर्डिंग होगा। तो इस तरह से कहीं भी कोई सरफेस है, अगर उस सरफेस पे आपने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है और उस लाइन का लेंथ उस एरिया के प्रोपोर्शनल है, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एरिया वेक्टर से। तो आपको गॉस की थ्योरम में इस फर्स्ट पॉइंट को बहुत अच्छी तरह से समझना है। अब इसके बाद आता है सेकेंड पॉइंट। ये भी पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल नाम आपने सुना होगा। जो दो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ एंगल और सॉलिड एंगल होता है, उसी में एक सॉलिड एंगल, ये इसकी ज़रूरत पड़ती है। सॉलिड एंगल होता क्या है? अगर एक सिंपल डेफिनेशन दी जाए तो ये कह सकते हैं कि किसी स्फेयर के सरफेस की वजह से जो उसके सेंटर पे एंगल सबटेंड होता है, यानी एंगल सबटेंड ड्यू टू सरफेस ऑफ स्फेयर इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। कैसे? अगर आप एक सरफेस ले लीजिए इस तरह का, सपोज दैट ये सरफेस आपने लिया, ये इसका सेंटर है, और इस तरह से आपने इस सरफेस का, जो कि स्फेयर का सरफेस है, इस स्फेयर के सरफेस की वजह से यहाँ जो एंगल फॉर्म होगा ये दैट विल बी डेल्टा ओमेगा, या डी ओमेगा भी कह सकते हैं, इट इज़ डिपेंड अपॉन सरफेस। और इसका एरिया सपोज दैट डेल्टा ए है। तो ये एंगल सबटेंड बाय दिस एरिया एट सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। तो इस तरह से ये सॉलिड एंगल भी आपको पता होना चाहिए। ये सरफेस जो है हमेशा इस रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि अगर इस पर कोई प्लेन मैं ड्रॉ कर दूं तो वो प्लेन पर ये रेडियस आपका परपेंडिकुलर होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा सरफेस मिल जाए जिसमें कि आपको स्फीयर ना दिया जाए लेकिन हो क्लोज सरफेस, तो उसमें उस सरफेस का इस रेडियस के साथ, जैसा कि अभी हमने बताया, परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। अब यहाँ पर इसका फार्मूला क्या है? तो इसका फार्मूला है सॉलिड एंगल का डेल्टा ओमेगा इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर। इस तरह से हम लोग इसका सॉलिड एंगल निकालेंगे। लेकिन यही बात मैंने अभी जो बताई आपको, अगर मैं यहाँ इस तरह से कोई एक परपेंडिकुलर सरफेस ले लेता हूँ, सपोज दैट ये परपेंडिकुलर सरफेस इसके ऊपर है,
90 का एंगल फॉर्म हो रहा है, और ये इस सरफेस की वजह से यहाँ एंगल फॉर्म हो रहा है। इस एंगल को, सॉलिड एंगल को डेल्टा ओमेगा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर इसका वेक्टर एरिया आप निकालोगे तो ये होगा, क्योंकि इस सरफेस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। सपोज करिए कि ये डेल्टा ए डैश है, तो इट मीन्स डेल्टा ए डैश ये आपका हो गया एरिया वेक्टर। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये सरफेस सीधा नहीं है बल्कि तिरछा है, कुछ इस तरह से, यानी इस पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये देख रहे हैं ना, ये तिरछा सरफेस है। और अगर इसका एरिया मैं डेल्टा ए सपोज कर लेता हूं, तो देखिए ये जितना तिरछा है वो सपोज कर लो कि थीटा के एंगल पे है, तो जाहिर है ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। और इसका जो डेल्टा ए एरिया वेक्टर होगा वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। अब देखिए अगर मैं यहाँ से ये डिस्टेंस r सपोज कर लेता हूँ, तो इसके लिए जो फार्मूला आपको मिलेगा वो होगा डेल्टा ओमेगा इक्वल टू डेल्टा ए डैश अपॉन आर स्क्वायर। क्यों? इसलिए कि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, और अगर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बिल्कुल स्फीयर की तरह से ट्रीट होगा, स्फीयर के सरफेस की तरह। लेकिन जब ये तिरछा पृष्ठ होगा, इस तरह से दिया होगा, तो फिर इसकी वैल्यू क्या होगी? तो देखिए अगर इसको मैं रिजॉल्व कर दूं इस डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा डेल्टा ए कॉस थीटा, इस तरह से हो जाएगा। इससे एक बात पता चलती है कि अगर मैं डेल्टा ए को रिप्लेस करना चाहूँ इस सरफेस के लिए, तो यही फार्मूला डेल्टा ए डैश के फॉर्म में इस तरह से मिलना चाहिए। डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो जब कोई सरफेस आपका तिरछा हो तो उस पोजीशन पर हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, और जब स्फीयर वगैरह हो तो इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। एक बात और अच्छी तरह समझ लीजिए कि अगर ये मैं आपसे कहता हूँ कि किसी स्फीयर का पूरा सरफेस ले लें, पूरा सरफेस का मतलब समझे, टोटल सरफेस ऑफ स्फीयर, तो देखिए आपको पता है फॉर होल स्फीयर डेल्टा ए इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखिए डेल्टा ओमेगा इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर, या यूँ कह लीजिए 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो इस तरह से 4 पाई मिलेगा। अगर ये आपसे कहा जाए कि स्फीयर का हो या कोई भी क्लोज सरफेस हो, तो उसके सेंटर पे जो टोटल सॉलिड एंगल फॉर्म होगा दैट विल बी 4 पाई। 4 पाई याद रखने के लिए 4 पाई याद रखिए। तो ये 4 पाई आपका अगर कहीं होल सरफेस बोला जाए तो आप सीधे सीधे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर ये सॉलिड एंगल आपको समझ में आता है कि स्फीयर लेंगे तो हमें ये फार्मूला यूज़ करना होगा, और अगर हम तिरछा पृष्ठ कोई लेते हैं, इर्रेगुलर सरफेस लेते हैं,
तो इसके लिए डेल्टा ओमेगा इक्वल टू डेल्टा ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर लेंगे। इसको एक दूसरी तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो दूसरी तरह से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एन कैप इंटू डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा लग रहा है। कैसे लग रहा है? देखिए, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये लेते हैं। अब ए की वैल्यू एन कैप है और बी की वैल्यू डेल्टा ए है, तो एन कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1, और डेल्टा ए क्या होगा? डेल्टा ए कॉस थीटा। तो आप देख रहे हैं डेल्टा ए कॉस थीटा इज इक्वल टू एन कैप डेल्टा ए के इक्वल हो गया। तो ये 2 पॉइंट्स आपके हो गए जो आपको आने चाहिए, एरिया वेक्टर एंड सॉलिड एंगल। तो देखिए, अब तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इसे हम लोग समझने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज दैट अगर ये वाटर का फ्लो हो रहा है इस तरह से, और इस वाटर के फ्लो में अगर इसके सामने कोई इस तरह से परपेंडिकुलर प्लेन रख दिया जाए, तो आपको पता है कि इस सिचुएशन में इसके ऊपर क्या फोर्स लग सकता है, जबकि दूसरे फ्लो में वाटर के अगर इस तरह से प्लेन इस तरह से रख दिया जाए तिरछा, तो फिर वाटर का फ्लो जो होगा वो 2 तरह से इस पे फोर्स अप्लाई होगा। जब यहाँ पर वाटर का स्ट्रीम या फ्लो बहुत ज़्यादा हो तो भी फोर्स ज़्यादा लगेगा, चाहे इस कंडीशन में हो चाहे इसमें हो। लेकिन अगर दोनों में ये वाटर का फ्लो सेम हो, या यूँ कह लीजिए कि दोनों में वाटर सेम हो, तो आप देखोगे इस सरफेस पे फोर्स इसके कंपैरिजन में ज़्यादा लगेगा अगर ये तिरछा पृष्ठ है, तिरछा सरफेस है। तो इसका मतलब क्या है, इसे हम लोग जो है इसमें किस तरीके से समझेंगे, इसे ज़रा देखिए। जैसे आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर डेफिनेशन समझनी है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पता होना चाहिए। किसी सरफेस पे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होंगी, वो उस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स passing through from any surface is called electric flux। ये एक सिंपल डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हुई कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जितनी ज़्यादा होंगी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी। इसकी एक दूसरी भी डेफिनेशन दी जा सकती है, और दूसरी डेफिनेशन इस तरीके से कि जैसे सपोज दैट मैंने कोई एक सरफेस ले लिया, इस तरह से कोई एक सरफेस ले लिया, और उस सरफेस के ऊपर एक तरह से देखा जाए तो ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन है, और इस परपेंडिकुलर लाइन पर अगर मैं इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस पे ड्रॉ करूं इस तरह से, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही हैं किसी एंगल पे इसके परपेंडिकुलर से। या एक दूसरा सरफेस ले लेता हूं, दूसरा सरफेस कुछ इस तरह का हो कि उस पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कुछ इस तरह से पास हो रही हों, इस तरह से।
इस तरह से पास हो रही हों, यानी सरफेस के परपेंडिकुलर। अब देखिए मैंने क्या बोला था कि जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, एक बात। और दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर मैं इसका एंगल जैसे यहाँ पर थीटा लिया है और यहाँ पर देखिए थीटा 0 हो गया है, तो इस कंडीशन में किसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसको हम लोग कैसे पता करें। इसके लिए इसकी एक डेफिनेशन और हमें पता होनी चाहिए, और वो मैथमेटिकली ये बोला जाता है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर का मतलब क्या निकलता है, तो मतलब यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि अगर मैं इसे E डॉट ए बोलूँगा तो ये हो जाएगा EA cos थीटा। अब ये थीटा ये एंगल है जो परपेंडिकुलर के साथ बना रहा है। याद रहे अगर प्लेन के साथ ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कोई एंगल फॉर्म करेगा तो उसको आप 90 से माइनस करेंगे। जैसे यहाँ से दे दिया जाए 60 डिग्री तो थीटा की वैल्यू होगी 30 डिग्री, तो यहाँ पर आपको ये मिलेगा। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप इस जगह पर लेंगे E डॉट ए के रूप में, तो आप देखोगे कि यहाँ पर EA cos 0 मिलता है। cos 0 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर दोनों लाइंस ऑफ फोर्स इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो गया। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताए। पहला तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना अधिक होगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो आपने देखा एंगल इस किस तरीके से इसके एंगल पे डिपेंड कर रहा है कि थीटा की वैल्यू जितना कम होगा, यानी सबसे कम यहाँ 0 डिग्री होगा, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी। ये हमारा दूसरा पॉइंट है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे डिपेंड करता है। अब देखिए अगर इसके मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट साफ दिख रहा है, क्या होना चाहिए। E इलेक्ट्रिक फील्ड है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर, तो इसको हम लोग न्यूटन पर कूलॉम से लेंगे। A एरिया है तो मीटर स्क्वायर से लेंगे। तो जाहिर है कि अगर आप इसको सिंपल करेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम -1 हो जाएगा। और अगर इसका आप डायमेंशनल फार्मूला लेते हैं तो ये होगा इसमें रखने के बाद ml क्यूब T-3A-1। इसको जब आप इसमें पुट करेंगे तो आपको डायमेंशनल फार्मूला ये मिल जाएगा। अब जैसे आपसे कहा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E = 3I + 4J है, ठीक है, और A = कहा जाए 4J है। तो देखिए अगर E = 3I + 4J है और A = 4J, आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे तो फाई = आपने पढ़ा है E डॉट A होता है। इसका मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो बहुत सिंपल ढंग से 3I + 4J डॉट 4J आ जाएगा। और अगर आप इसको इस तरह से लें तो देखिए 12I डॉट J + 16J डॉट J, I डॉट J, J डॉट K डॉट I ये तो 0 होता है, J डॉट J 1 होता है। इट मीन्स
इसकी वैल्यू आ जाएगी 16 यूनिट। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं। तो केवल इस बात को ध्यान देना पड़ेगा कि ई डॉट ए के बीच में एंगल क्या दिया हुआ है। एंगल के अकॉर्डिंग आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा क्या होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको गॉस थ्योरम समझने के लिए जो मैंने आप 3 पॉइंट्स बताए हैं, एरिया वेक्टर, सॉलिड एंगल एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये तीनों बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर ये तीनों अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा तो आपको 100% गॉस थ्योरम समझ में आ जाएगा। इसलिए हमारा अगला वीडियो लेक्चर आप लोग ज़रूर देखें और देखने के बाद मुझे बताएं, कमेंट करें कि आपको मेरी कही गई बातें वास्तव में सही लगी या नहीं। तो अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जितने भी नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब करें, और जो पुराने व्यूअर्स हैं वो इसे लाइक करके ढेर सारे लोगों में शेयर करें। थैंक यू।